एनर्जी एंड फोर्सेस चैप्टर है। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग फिजिक्स के कुछ बेसिक चीजें जानेंगे, जैसे एनर्जी एंड फोर्सेस आर एसेंशियल कॉन्सेप्ट इन साइंस। एसेंशियल का मतलब होता है जिसके बगैर काम ना चले, इतनी जरूरी। नथिंग कैन हैपन विदाउट देम। जाहिर सी बात है कि जो जितने भी लिविंग चीजें हैं, जिंदा चीजें हैं, ठीक है, बगैर ताकत के, तो फोर्स का, एनर्जी का मतलब, एनर्जी हिंदी में ऊर्जा कहते हैं, फोर्स को कहते हैं बल। एनर्जी एंड फोर्सेस एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं और इनके दोनों के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है होना। Forces change the motion of an object and energy is behind everything that changes. Forces, what are forces? थोड़ा सा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी जानने की कोशिश करेंगे। ये फोर्सेस क्या है? फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज का मोशन, मोशन यानी वो चल रही है या रुकी हुई है, उसकी हालत में बदलाव करते हैं। क्या चीज करती है? फोर्सेस। एनर्जी इज बिहाइंड एवरीथिंग दैट चेंजेस। अब फोर्स के पीछे क्या खड़ा है? एनर्जी। एनर्जी ना हो तो फोर्स काम नहीं करेगा, सीधी बात है। फ्रॉम अ फ्लावर ओपनिंग टू एन एक्सप्लोडिंग बॉम्ब। अब आप चाहे यहां से देखिए, एनर्जी कहाँ है? एनर्जी, जब सुबह के टाइम फूल खिलते हैं तो उनको खिलने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और अगर किसी को एटम बम जो यूज किया गया था तो वो भी एनर्जी की वजह से ही इस्तेमाल किया जा सका, या कह दिए कि उसी से इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी निकली, वो नुकसानदेह हो गई, वो एक अलग बहस है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज फिक्स। लेकिन जो अमाउंट है एनर्जी का, यानी एनर्जी दुनिया में जितनी भी है वो फिक्स्ड है। अब एक ये परेशानी की बात है, अनलिमिटेड एनर्जी किसी के पास नहीं है। इट कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अब दूसरा मसला ये कि आप उसे बना भी नहीं सकते और खत्म भी नहीं कर सकते। अजीब कॉन्सेप्ट है। पूरी इस चीज को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, कि पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी मौजूद है कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उसको आप, फिक्स्ड है एनर्जी, उतनी एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, इसी तरह सो ऑन मूव करती रहती है। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। एनर्जी एंड फोर्सेस को चलिए डिस्कवरी की जाए, थोड़ा मजेदार काम है ये। जैसे यहां पर देखिए, हम लोग, पीपल हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट हाउ द वर्ल्ड अराउंड देम वर्क्स। हम लोगों को भी और इसके अलावा सभी लोग ये सवाल पूछते नजर आते हैं कि पूरा जो उनके चारों तरफ दुनिया है वो काम कैसे कर रही है, एंड यूजिंग साइंस टू फाइंड आंसर फॉर देम। और साइंस का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि ये सवाल का जवाब मिल सके। फॉर देम, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हजारों साल पहले से ये सिलसिला चलता चला आ रहा है कि हमारे चारों तरफ की दुनिया कैसे काम कर रही है, और शुरू से ये बात, और हम जवाब उसका ढूंढते हैं तो वो साइंस की मदद से। फ्रॉम द फोर्सेस दैट कीप अ शिप अफ्लोट। अफ्लोट, तैरता, यानी वो जो फोर्सेस, जो ऐसी फोर्सेस जो शिप को पानी पे तैराती हैं, डूब नहीं जाता उस पे। एंड द मैग्नेटिज्म दैट हेल्प सेलर्स टू नेविगेट द ओशंस विद कंपास। और उसके साथ साथ, अगर आप लोगों को कुतुब नुमा के बारे में पता हो, वो डायरेक्शन दिखाता है नॉर्थ साउथ पोल की तरफ, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल जब से वो बना है तब से आज तक यूज हो रहा है, इवन कि हमारे मोबाइल फोन तक में उसका इस्तेमाल किया गया। और ये पहले कहाँ इस्तेमाल होता था? ओशंस में, यानी बड़े समंदरों में। जब ये सेलर्स यानी पानी के जहाज पे व्यापारी और नाव चलाने वाले ये लोग जाते थे, तो उसमें डायरेक्शन यानी दिशा का पता रखने के लिए कंपास का इस्तेमाल होता था। उस कंपास के अंदर मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा और आगे देखिए,
to the atoms and subatomic particles that make up our world and the vast expanses of space, people through history have learned about the universe by observation and experiment. मतलब इतने सवाल रिलेटेड हैं इन सब एनर्जी एंड फोर्सेस से कि अनलिमिटेड है और वो कंटिन्यू जारी हैं। हम लोगों ने क्या जाना, हिस्ट्री से ये जाना, हिस्ट्री में बहुत सी चीजें बताई गई, उससे हमने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के जरिए बहुत कुछ जाना है स्पेस के बारे में। इन एंशिएंट एंड मिडीवल टाइम एज द टूल्स अवेलेबल टू स्टडी द वर्ल्ड वर लिमिटेड। पहले ज़माने में जो स्टडी करने के लिए, यानी आपको जो जो चीज़ें दूरबीन और ये सब तुम्हें जो आजकल दिख रही हैं उस टाइम पे नहीं था। तो उस टाइम पे नॉलेज साइंस की तो जाहिर सी बात है कमी रही होगी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें देखी नहीं जा सकी, तो ज़्यादा चीज़ों का के बारे में पता भी नहीं चलता। मॉडर्न साइंटिफिक मेथड इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। जो अब मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तमाम तरह के रिसर्च वर्क होते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि जानवरों पे दवाओं का रिसर्च हो रहा है, उसके बाद ही ह्यूमंस के लिए फिट है या नहीं ये पता चलता है। विच आर यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस, यानी हाइपोथेसिस क्या है, पहली बात जहन में सेट कर लीजिए। हाइपोथेसिस कहते हैं अनप्रूवन आइडियाज। आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और आपने उस पर काम करना शुरू किया, तो जब तक वो आइडिया साबित ना हो जाए कि ठीक है, उसको हाइपोथेसिस कहेंगे। ये आपकी सोच है, सोच को हाइपोथेसिस। ऑब्जर्व रिजल्ट, उसके बाद जब आपने उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया उस हिसाब से, तो रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया गया। और हाइपोथेसिस में भाई हमने सोचा था फला काम ऐसे होगा, लेकिन जब हमने उस पर गौर किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उसका नतीजा कुछ और निकल रहा है। तो उससे क्या हुआ, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हुई, साइंस की अंडरस्टैंडिंग हमारी इंप्रूव हुई। अब आइए, ये देख रहे हैं मिस्टर टब के अंदर बैठे हुए हैं, ये एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने एक बड़े जबरदस्त फिजिक्स के प्रिंसिपल को बताया था। अभी फिलहाल हमें ये देखना है एंशिएंट ग्रीक्स, ग्रीक कौन थे, जो यूनान में रहते हैं वो, और रोमन्स जो थे अक्सर बहस करते थे ताकि वो यूनिवर्स को समझ पाएं, जबकि अरब्स और चाइनीज स्कॉलर्स मैथमेटिक्स और नेचुरल फिनोमेना जैसे रेनबो और एक्लिप्सिस के बारे में बात करते थे। उधर ग्रीक साइंटिस्ट और रोमन साइंटिस्ट बात करते थे इस यूनिवर्स के उसको समझने के लिए, अरब और चाइनीज स्कॉलर्स मैथ्स और नेचुरल फिनोमेना के बारे में बात करते थे। तो अब ये देखिए, ये बायोन्सी, ये जो वर्ड लिखा है ये बायोन्सी लिखा हुआ है, आपका ध्यान उस उधर ले जाने के लिए मैं इसको मार्क कर दिया, बायोन्सी। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। द ग्रीक थिंकर आर्किमिडीज realizes the force pushing upward on an object in water is equal to the weight of water displaced। अब आपको मजे की बात समझिए, और उसमें पूरी साइंस छुपी है। आप में से अक्सर किसी न किसी तालाब में तैरने गए होंगे। जब आप तालाब के पानी में कूदते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी आपको ऊपर की तरफ फेंक रहा है। वो अब आर्किमिडीज का जो कमाल है वो दूसरा है। आर्किमिडीज ने ये पता लगाया कि जब आप किसी पानी से भरे टब के अंदर बैठते हैं तो पानी जाहिर सी बात है बाहर गिरेगा, जब फुल भरा हुआ है टब तो बाहर ही गिरेगा। या आपने थोड़ा कम पानी लिया तो पानी का लेवल में बदलाव आता है, यानी ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो जितना आपका वजन है उतना पानी वो बाहर की तरफ गिरेगा, यानी जो बाहर पानी गिरा है वो उसका वजन और आपका वजन या जो भी चीज डाली गई है पानी में उसका वजन इक्वल होगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी। बायोन्सी ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ऊपर की तरफ। आप समझ लीजिए। अब अगली दूसरी चीज देखिए, मैग्नेटिक कंपस। मैग्नेटिक कंपस क्या चीज है? चाइनीज जो थे स्कॉलर्स उन्होंने प्रिमिटिव कंपस यानी शुरुआती कंपस का इजाद की थी। लोड स्टोन यानी जो नेचुरल मैग्नेट होता है उससे, जो कुदरत में ने मौजूद कर रखा है,
नेचुरली अकरिंग मैग्नेट की मदद से उन्होंने ये पता लगाया कि जब कोई चीज मैग्नेट के पास रखी जाती है तो वो सिर्फ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही इशारा करती है। तो इससे उनको दिमाग में आइडिया आया कि हम अगर कोई कुतुबनुमा बनाएंगे या कंपास बनाएंगे तो हमेशा उसकी डायरेक्शन बदलेगी नहीं। तो हम पानी में जाएं तो हम अंदाजा लगा लेंगे हम साउथ में चल रहे हैं कि नॉर्थ में चल रहे हैं। हमारा डायरेक्शन का समझना, अगर कोई भी दो डायरेक्शन आप समझ लें तो बाकी दो के बारे में तो आसानी से जान लेंगे। तीसरी चीज है लाइट विजन। अरब स्कॉलर अल हाजिन उन्होंने सजेस्ट किया कि लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से निकल के हमारी आंखों तक जाती है। ठीक है, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि चीजों से रोशनी निकल के हमारी आंखों तक जाती है, रिवर्स नहीं होती। ये उनकी अपनी सोच थी, उनको लगा कि चीजों में रोशनी होती है, वो हमारी आंखों में आती है। शुरुआती सोच थी। हमें ये पता है कि चीजों को हम तब देख पाते हैं जब रोशनी चीजों पे पड़ती है और वो रोशनी हमारी आंखों को वापस आती है। ठीक, अब आगे देखते हैं और चीजें। ये देखिए मिस्टर न्यूटन, जिसकी वजह से एप्पल इतना फेमस हो गया। तो अब वे यहाँ पर ग्रेविटी की थ्योरी, न्यूटन ग्रेट साइंटिस्ट रहे, सर आइजक न्यूटन, उन्होंने इंग्लिश साइंटिस्ट थे, एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ग्रेविटी काम करती है जबकि उनके सिर पे एक एप्पल गिरा और वो जिस पेड़ से वो एप्पल गिरा था वो पेड़ आज भी ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज कहीं किसी यूनिवर्सिटी के आंगन में मौजूद है अभी भी। तो एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि न्यूटन ने ये फाइंड किया कि कोई भी चीज जब ऊपर से गिरती है तो नीचे ही आती है। इसका मतलब जमीन में कोई ऐसी तासीर होनी चाहिए जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। इसको कहते हैं ग्रेविटी। अब वेव थ्योरी, लाइट की वेव थ्योरी के बारे में पढ़ें, ये क्या है। अब डच साइंटिस्ट क्रिश्चियन यूजेंस, उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी थ्योरी जो है कि लाइट जो है वो वेव्स में ट्रैवल करती है, मतलब जो रोशनी है वो लहरों की तरह चलती है। ये उन्होंने आइडिया दिया। ये दिस इज कंटेस्टेड बाय न्यूटन्स आइडिया दैट लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। अब इससे क्या हुआ, जब वेव की शक्ल में चलती है तो न्यूटन ने ये कहा था कि जो रोशनी के पार्टिकल्स हैं वो जर्रों से, मतलब रोशनी जो है वो जर्रों से मिलके बनी है। तो इसको उन्होंने आइडिया दोनों का एक ही, जब अगर कोई चीज जर्रों से मिलकर बनी है तो वेव की लहर की शक्ल में चलेगी। बहरहाल अब आगे देखते हैं और पुरानी चीजें सब काम की हैं, सब जानना भी जरूरी है। 20th सेंचुरी में रेडियो वेव्स के बारे में हमें पता चला। 20th सेंचुरी का मतलब 1900 चल रहा था। तो रेडियो वेव्स, जर्मन फिजिसिस्ट थे ऑनरिच हर्ट्ज। जैसे आजकल हम लोग फ्रीक्वेंसी जानते हैं, हम लोग मोबाइल खरीदते तो देखते हैं उसमें क्या है, प्रोसेसर की स्पीड कितनी है, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज जो आया, वर्ड हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये साबित किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो मौजूद हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी इलेक्ट्रिक की मदद मैग्नेटिक वेव्स बनाई जा सकती हैं या मैग्नेट की वजह से, दोनों चीजें पॉसिबल हैं कि इलेक्ट्रिक है। अब कंबशन इंजन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खोज थी। अंदर कुछ जानी अंदर तो जैसा हो। ये जर्मन इंजीनियर थे निकोलास ओटो, डेवलप्स द इंटरनल कंबशन इंजन। उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया कि अंदर ही आग रहे, बाहर ना दिखे और उससे सिर्फ ताकत बाहर निकले। Over 200 years, it uses an understanding gained over 200 years of how the human pressure valve gases relate. ये इंजन जो बना था ये पिछले साल की नॉलेज थी से टेम्परेचर
वॉल्यूम और प्रेशर गैसेस का एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये देख रहे हैं आपके सामने, डीजल इंजन की तरह दिखाई दे रहा है। इसको कंबशन इंजन कहा जाता है। अब देखिए, ये ऑटो का इंजन है। ये एक चीज और जान ली, है थर्मोमीटर। ये भी बड़े काम की चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है, नॉर्मली हमें जानना चाहिए। स्कॉटिश साइंटिस्ट लॉर्ड कैल्विन ने कैलकुलेट किया कि लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो हो सकता है जहां पर पार्टिकल्स ऑलमोस्ट वाइब्रेशन बंद कर देते हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ा है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं। तो इन्होंने, जो लॉर्ड कैल्विन थे, इन्होंने बताया, कैलकुलेट किया कि एक मुमकिन टेम्परेचर ये है जहां पर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बंद हो जाए, वो है -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको -273 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 डिग्री सेल्सियस जीरो से अगर नीचे हो तो कोई भी पार्टिकल का के अंदर वाइब्रेशन बंद हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ये एब्सोल्यूट जीरो है। ठीक है, तो ज्यादातर चीजें इस पेज की हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब चलते हैं आगे। ये देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? जर्मन फिजिसिस्ट हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज, इन्होंने ये बताया कि एनर्जी को ना आप पैदा कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म, सिर्फ अपनी फॉर्म को बदलती है वो। कैसे? अभी वो आगे हम लोग एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में जान लें। फिजिक्स का ये न्यू क्लास है तो थोड़ी चीजें हमारे पास बेसिक नॉलेज रहेगी तो आसानी रहेगी इंशाल्लाह। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये देखिए परपेचुअल मोशन मशीन है और ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात हो रही है। आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड, इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने इस्तेमाल किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस्तेमाल करके उन्होंने ये काम किया। तो फैराडे ने क्या करा था, जिसको आज हम लोग देखते हैं पंखे वगैरह में जो कॉइल थी, वो कॉइल फैराडे ने ही बनाई थी सबसे पहले। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में जान लिया जाए। इटालियन इन्वेंटर एलेसांद्रो वोल्टा, जैसे कहते हैं ना 220 वोल्ट वाला चाहिए तो वोल्टा के नाम पे ही ये वोल्ट उसको रखा गया। उन्होंने क्या क्रिएट किया? इलेक्ट्रिक करंट बाय स्टैकिंग डिस्क ऑफ जिंक, कॉपर और कार्डबोर्ड सोक्ड इन साल्ट वाटर इन ऑल्टरनेट लेयर्स द फर्स्ट। और इस तरह से उन्होंने क्या बना दिया? पहली बैटरी, जो बैटरी हम लोग जानते हैं, ये सबसे पहले उन्होंने ही बना दिया। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल बना दिया। अच्छा, हुआ ये कि एंशिएंट टाइम से डिबेट और एक्सपेरिमेंट होते रहे जिससे डिस्कवरीज हुई और फिर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ी। लेकिन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलने बाकी हैं। हम अगली चीज देख रहे हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये एक अलग तरह की इलेक्ट्रिसिटी है जो आपको मिलती है, सबसे जो उसका बड़ा सोर्स है वो जब बादल गरजते हैं, जो चिंगारी उस पे आसमान पे दिखती है, बिजली की कड़क, वो। जर्मन साइंटिस्ट इवॉल्व जॉर्ज वॉन क्लीस ने क्या इन्वेंट किया? लेडन जार में उन्होंने एक डिवाइस बनाया जो स्टोर करता था स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज और बाद में उसे बाहर निकालता था। अब आइए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। हमारी आवाज अगर फंस रही है तो उसमें कोई इशू नहीं है, नेटवर्क ट्रबल हो सकती है। बाद में लेटर ऑन हमारी इसमें वीडियो में जब आप दोबारा देखेंगे तो इंशाल्लाह वो आवाज क्लियर मिलेगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? भाई, न्यूटन ने ये पता लगा लिया कि जमीन में चीजों को अपनी तरफ खींचने की ताकत है। तो इटालियन फिजिसिस्ट इवेंजेलिस्टा
टॉरिसेली, इन्होंने क्रिएट किया एक सिंपल बैरोमीटर जो ये बताता था कि एटमॉस्फेयर का यानी हवा का जो हमारे चारों तरफ एक गिलाफ है जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं वो हम पे दबाव डालता है, इसको पता किया था। फिर अब आइए फॉलिंग बॉडीज के बारे में बात करें। इन अ लेटर टू थियोलॉजियन पाओलो सापी, इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो ने आउटलाइन की थी अपनी थ्योरी कि सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अगर एक ही अगर गिराए जाएं ऐसी जगह पर से जिनका मास और शेप अलग अलग हो, लेकिन वो ऊपर से जब नीचे गिरेंगे तो बराबर स्पीड से गिरेंगे। लेकिन दूसरी चीजें, मतलब उन्होंने एक आइडिया लगाया था, बाद में इस चीज को और समझा गया। ये आप जो सामने देख रहे हैं पिसा की मीनार है, बनाते ही वक्त झुक गई थी, वो आज तक वैसी ही झुकी हुई है। बहरहाल अर्थ का मैग्नेटिज्म, इंग्लिश साइंटिस्ट जो विलियम गिलबर्ट, उन्होंने थियोराइज किया था कि अर्थ के पास कोई ना कोई बड़ा मैग्नेट अंदर होना चाहिए, तब जाकर के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पहचान हुई। गिलबर्ट ने एक मैग्नेट का निशान ये अर्थ को देख करके बनाया कि यहाँ पे ताकत उसकी अर्थ की इस तरह से हो सकती है। अच्छा, सोलर सिस्टम, पॉलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलास कॉपरनिकस, इन्होंने बताया था कि अर्थ और प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। अच्छा, scientific revolution from the mid 16th to late 18th centuries transformed understanding of astronomy and physics। ये जो पीरियड था इसने साइंटिफिक मेथड के डेवलपमेंट का बहुत अच्छा दौर देखा है। बेंडिंग लाइट, ये एक अच्छा फिनोमेना है, अजीब फिनोमेना, आपको जानना चाहिए। जर्मन मॉन्क थियोडोरिक ऑफ फ्रीबर्ग, उन्होंने बॉटल्स इस्तेमाल की पानी की और वाटर ड्रॉपलेट्स की, कहाँ पर इस्तेमाल की? इन रेनबो टू अंडरस्टैंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन को समझने के लिए उन्होंने रेनबो पानी जब बरसता है तो उसके दोपहर के बाद अक्सर आसमान में दिखाई दे सकता है, तो उसके फेनोमेना को समझने के लिए कि क्यों ऐसा होता है, पता क्या चला कि रिफ्रैक्शन की वजह से ये चीज होती है। एक रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। दोनों चीजों के बारे में आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर आइए, अब अभी जो हमें पढ़ना है, ऑलरेडी 31 मिनट्स 25 मिनट्स हो चुके हैं, इसको फिलहाल हम टाइप्स ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे अभी। एवरीथिंग इन आवर वर्ल्ड from a bouncing ball to an exploding star, energy is what make things happen। एनर्जी ही है जिससे ये सब हो रहा है। क्या? बॉल को जमीन पे पटके तो वो चलती है, और तारा जो एक्सप्लोड करता है वो, ये सब के पीछे एनर्जी है। ओके, इट इज व्हाट गिव्स ऑब्जेक्ट्स द एबिलिटी टू मूव। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द फेनोमेना which makes us, which give us ability to move, to grow, to glow with heat and light। एनर्जी ही वो चीज है जिससे क्या क्या चीजें होती हैं, हम उसकी वजह से चलने की काबिलियत पाते हैं, और हीट में चमक और लाइट पैदा होती है, और इसी तरह साउंड भी क्रिएट होता है। ये सब के पीछे एनर्जी ही है। जो अल्टीमेट सोर्स है सारी एनर्जी का जो अर्थ में है वो है सन। विदाउट एनर्जी देयर वुड बी नो लाइफ, बगैर एनर्जी के तो लाइफ को आप सोच भी नहीं सकते। एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स में पाई जाती है। अब चलिए, ये आपके लिए बहुत अहम चीज है, ये आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। दे आर क्लोजली रिलेटेड एंड ईच वन कैन चेंज इनटू अदर टाइप्स। हर एक एनर्जी दूसरे टाइप में बदल सकती है। पोटेंशियल एनर्जी, पहले तो ये समझिए पोटेंशियल क्या होता है। दिस इज स्टोर्ड एनर्जी। क्लाइम समथिंग एंड यू स्टोर पोटेंशियल एनर्जी टू जंप। जैसे किसी चीज के ऊपर आप चढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके अंदर क्या, आपके चल, अभी तो जो चढ़ रहे थे तो आपके अंदर चलने की एनर्जी थी, जब वहां पहुंच गए तो आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आपके अंदर स्टोर हो गई, ताकि आप वहां से कूद सकें, ठीक है, रोल कर सकें, डाइव बैक डाउन, मतलब
जब तालाब में जो लोग अगर नहाए हैं तो उन्होंने डाइविंग जरूर की होगी, या फिर आप वाटर पार्क जाते हैं तो वहां पर से जो फिसलते हैं, तो आपको ये सब करने की एनर्जी, आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। दूसरी चीज है मैकेनिकल एनर्जी, ऑल्सो नोन एज इलास्टिक एनर्जी, इसको इलास्टिक एनर्जी भी कहते हैं। दिस इज द पोटेंशियल स्टोर्ड इन स्ट्रेच ऑब्जेक्ट सच एज टॉर्क ब्लो। और ये जो इलास्टिक एनर्जी है ये क्या होता है, किसी चीज में क्या होता है, स्ट्रेच ऑब्जेक्ट्स, यानी कोई ऑब्जेक्ट को खींचिए, जब अगर वो खिंचाव मौजूद है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उस खिंचाव का के खिलाफ आपको ताकत लगानी पड़ती है। इसका मतलब उस चीज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, इसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी मशीन्स के अंदर। ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी, एटम्स आर बाउंड टुगेदर बाय एनर्जी एंड which they release when they split apart in nuclear reactions। अब एटम्स के अंदर जो एटम्स हमने बताया था कि कितने ज्यादा छोटे होते हैं कि अगर एक बाल की चौड़ाई को क्रॉस करना हो, नापना हो, तो उसमें मिलियंस एटम्स आ सकते हैं। उनके अंदर एनर्जी होती है, जब उनको तोड़ा जाता है तो उनके अंदर बहुत एनर्जी रिलीज होती है। मैं आगे और पढ़ाऊंगा इसको। केमिकल एनर्जी, फूड, फ्यूल और बैटरीज इसके अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं अपने अंदर विद इन द केमिकल कंपोनेंट्स। कंपाउंड्स दे आर मेड ऑफ, यानी क्या होता है कि केमिकल कंपाउंड जिससे वो बने होते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, फूड है या फ्यूल है, तो केमिकल कंपाउंड्स में वो एनर्जी स्टोर करते हैं जो बाद में काम आती है। और कब कब होती, जब रिएक्शंस और होती तो उसमें वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब आप कहेंगे आप खाना खा रहे हैं तो उससे क्या, खाना खा रहे हैं, पेट में हजम हो रहा है, तो आपके अंदर से जो एनर्जी पैदा हो रही है उससे केमिकल्स बन रहे हैं और वो फर्दर रिएक्शंस और होती जाएंगी। वो एक अलग टॉपिक है, समझने के लिए ये जान लिए कि हर एक जो फ्यूल है, यानी ये केमिकल एनर्जी कहाँ कहाँ है, फूड में, फ्यूल में, बैटरीज वगैरह में। ठीक है। जब रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज करते हैं। अब आई साउंड एनर्जी। When objects vibrate, they make particles in the air vibrate, sending energy waves traveling to our ears, which we hear as sounds। जब ऑब्जेक्ट्स हिलते हैं अपनी जगह तो वो पार्टिकल जो एयर में है मौजूद उनको हिलाते हैं, तो उससे क्या होता है, एनर्जी वेव्स वो भेजते हैं, हमारे कान तक पहुंचता है और हम सुन सकते हैं। अब आई बात हीट एनर्जी की। तो हॉट थिंग्स हैव मोर एनर्जी देन कोल्ड वंस। गर्म चीजों में ज्यादा एनर्जी होती है, बिकॉज द पार्टिकल्स इनसाइड देम जिगल अराउंड मोर क्विकली। क्योंकि जब गर्म चीजें हैं तो उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा वाइब्रेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब आइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी कैरीड बाय चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू वायर्स। इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। एक एक चीज के बारे में और डिटेल में हम जानेंगे। लाइट एनर्जी ट्रैवल करती है हाई स्पीड से और सीधी लाइन में, जैसे रेडियो वेव्स चलती हैं और एक्स रेज चलती हैं। इट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का एक टाइप है। और अब आई बात काइनेटिक एनर्जी। हमारा जो वास्ता पड़ेगा अक्सर अपने आप से दो एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी। जब आप चल रहे होते हैं तो आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। द हैवियर एंड फास्टर दे आर द मोर काइनेटिक एनर्जी दे हैव। जो चीज जितनी भारी होगी और जितनी तेज होगी उसके अंदर उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी।